हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आईटीआर फाइलिंग का सेशन चालू हो चुका है। हम लोग आईटीआर 1 और 4 आ भी चुके हैं फॉर्म्स। आईटीआर के बाकी फॉर्म्स के इंतज़ार में हैं। तो उससे पहले क्यों ना एक वीडियो देख लें आप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कमी रहती है आईटीआर फाइलिंग करने के दौरान और क्या हम उसको पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंप्लायंस का भी क्या मौका चल रहा है, नोटिस के ट्रिगर्स क्यों होते हैं, किस वजह से नोटिस आते हैं, एक्शन प्लान क्या है और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसको बीच में छोड़ें नहीं, क्योंकि काफ़ी काम की वीडियो है आपके लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि 1,65,000 से ज़्यादा इस बार नोटिस जो हैं स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किए गए हैं केसेस 143 सबसेक्शन 2 के अंदर में। तो क्यों इतने मेजर 1,65,000 जो नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है स्क्रूटनी का, ये किस लिए सिलेक्ट किया गया है, क्या ऐसी कमी रह गई थी उन आईटीआर्स में, तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। एंड तक बने रहेगा। तो टैक्स नोटिस का प्राइमरी रीज़न 3 केसेस में होते हैं। या तो आपकी इनकम में डिस्क्रिपेंसी है, या आपने डिडक्शन गलत क्लेम कर रखी है, या आपकी रिपोर्टिंग में दिक्कत है। अब सबसे पहले आते हैं फॉर्म 26 एएस में। तो आप कभी भी आईटीआर फाइल करें तो सबसे पहले अपना 26 एएस और एआईएस टीआईएस को ज़रूर चार्ज लें। अगर आपकी कोई ऐसी इनकम जो आ रही है 26 एएस में या एआईएस में या टीआईएस में, और आपने उससे कम इनकम दिखाई है या वो इनकम छोड़ दी है, दिखाना ही भूल गए हैं आईटीआर में, तो आपका नोटिस आना तो गारंटीड है। अब कुछ एडिशनल इनकम सोर्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम या फिर कोई और इनकम जो आपको दिखानी थी वो आपने नहीं दिखाई है, या फिर इंटरेस्ट की इनकम थी आपके 26 में भी आ रही थी, एफडी पे ब्याज मिल रहा है, सेविंग्स इन अकाउंट में जो भी ब्याज मिलता है वो मिल रहा है, या फिर रेंटल की इनकम आ रही है वो आपने नहीं दिखाई, तो फिर नोटिस आना तो संभव है। और कैपिटल गेन, अगर कोई कैपिटल असेट्स आप बेचते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग बेची आपने, या फिर आपने शेयर्स बेचे, या फिर आपने जो क्या कहते हैं कोई क्रिप्टो करेंसी बेच ली, तो उसकी अगर आपने ट्रांजेक्शन नहीं दिखाया तो आपको आपकी रिटर्न जो है डिफेक्टिव रिटर्न भी हो सकती है, और उसके साथ साथ स्क्रूटनी का नोटिस भी आ सकता है। अब सेक्शंस 80C के जैसे ही काफ़ी सेक्शंस है जिसमें हम डिडक्शंस क्लेम करते हैं। तो अगर आपने 80C में डिडक्शन कोई क्लेम की है तो उसकी अभी डिटेल्स मांगी जानी है। जैसे अगर आपने एलआईसी का पेमेंट किया है, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसकी डेट क्या है, पॉलिसी नंबर क्या है, अमाउंट क्या है, ये सब जो है डिटेल्स मांगी जा रही हैं। तो आपको, अगर आप इस बार आईटीआर भर रहे हैं तो वही क्लेम करें जो कि आपके पास उसकी सपोर्टिंग हो। क्योंकि उसके बाद आता है एचआरए के केस में क्या होता है, कई लोग एचआरए क्लेम तो कर लेते हैं लेकिन एक्चुअल में वो अपने घर में रह रहे होते हैं, या फिर फर्जी एचआरए क्लेम करते हैं बिना रेंट एग्रीमेंट के या फिर बिना पेमेंट के। तो उस केस में भी जो है नोटिस आ सकता है, क्योंकि आपका जो एचआरए अलाउंस है वो आप एम्प्लॉयर जो आपको अलाउ करता है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने एचआरए की एग्जम्पशन नहीं दे रखी है 20 आपके फॉर्म 16 में, लेकिन आपने अपने आईटीआर भरते टाइम एचआरए क्लेम किया है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको एचआरए के केस में आपको नोटिस आ सकता है। अगर आपने फेक इन्वेस्टमेंट प्रूफ लगाए हैं, या फिर आपने एलआईसी भरी 20,000 की लेकिन आपने क्लेम कर रखी 50,000 की, तो इस केस में भी हो सकता है कि आपकी नोटिस आ जाए। अब आते हैं कि रिपोर्टिंग में कुछ एरर होती हैं, उस केस में भी कुछ नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। अब जैसे आपने मान लीजिए बीच में किसी ईयर में ट्रांसफ़र हुआ, तो आपने 2 जगह जो है जॉब करी साल के अंदर में, तो उस केस में क्या होता है कि कभी दोनों जगह आपकी इनकम मानी जाएगी। 5 लाख की सैलरी आपकी एक जगह से हुई, 5 लाख की सैलरी दूसरी जगह से हुई, तो लेकिन आपने डिडक्शन दोनों जगह क्लेम की है,
लेकिन ITR में क्लेम करते टाइम तो एक ही जगह क्लेम कर सकते हैं। और इस वजह से जॉब में जो ट्रांजिशन होता है, या फिर आपने एक एम्प्लॉयर की इनकम तो ले ली अपनी ITR में, या दूसरे एम्प्लॉयर की इनकम नहीं ली अपनी ITR में, तो भी आपकी ITR में दिक्कत आ सकती है। और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं, मान लीजिए आपने कोई रेंट रिसीट बना दी फर्जी, और जबकि एक्चुअल में आपने रेंट दिया ही नहीं, ना आपके पास उसका लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड अवेलेबल था, वो भी आपने किसी और का दे दिया। तो ये भी जो है गलतियाँ नहीं करनी है हमें। उसके बाद हम चलते हैं कि कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके रिगार्डिंग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे नज़र रखता है। तो आपको इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के केस में ध्यान रखना है कि आपको अपनी ITR फाइल करनी है, और इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करना ही करना है। अब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं हम समझते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 1 में आप पढ़ेंगे, अगर आपने किसी बैंक से ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक्स या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट लिया है 10 लाख से ज़्यादा का, 10 लाख या उससे ज़्यादा का बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी। और आप अगर ITR नहीं भरेंगे तो आपके पास नोटिस आना कंपलसरी है। अगर आपने सेविंग बैंक में 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कराया है, तो इस केस में भी आपके पास नोटिस आ सकता है। थर्ड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है किसी करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉल या फिर कैश डिपॉजिट। लेकिन अगर आप ITR भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने 50 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया करंट अकाउंट में, फिर ITR नहीं भरी, तो फिर आपको नोटिस आने की संभावना बनी रहेगी। अब अगले आता है कि आपने 30 लाख से ज़्यादा की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, दोनों में से कोई भी एक बेची या फिर खरीदी, तो फिर क्या होगा कि रजिस्ट्रार आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजता है कि भाई इस बंदे ने ये ज़मीन बेची है और इसने ये खरीदी है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँच जाएगी। आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बुलावा भेजेगा। अब आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर या फिर बॉन्ड, इनमें इन्वेस्टमेंट किया आपने, कैश में इन्वेस्टमेंट कर दिया 10 लाख से ज़्यादा, तो फिर जो कंपनी जिसने आपको शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर इशू किया है, वो ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है, तो आपको इसको भी कंसिडर करना होगा। अगला आता है कि बायबैक ऑफ शेयर्स फ्रॉम एनी पर्सन। अगर कोई बायबैक होता है, 10 लाख से ज़्यादा का बायबैक होता है, तो जो लिस्टेड कंपनी है जो बायबैक कर रही है वो इन्फॉर्मेशन भेजेगी, ठीक है, बायबैक की। तो उस केस में भी आपको ध्यान रखना है। अब जनरली क्रेडिट कार्ड सबको यूज़ करता है, तो अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में पेमेंट किया है, तो इसकी डिटेल डिपार्टमेंट को जाएगी। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल कैश के अलावा किया है और वो 10 लाख से ज़्यादा है, तो भी आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। अब इस केस में क्या होता है कि मान लीजिए आप इनकम दिखा रहे हैं 5 लाख और बिल भर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का 10 लाख का, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो पूछेगा ही ना कि आपने तो इनकम ही 5 लाख रुपए हुई, तो ये 10 लाख रुपए का आपने रिपेमेंट कैसे किया क्रेडिट कार्ड के बिल का। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब आते हैं फॉरेन करेंसी की सेल, फॉरेक्स कार्ड क्रेडिट या करेंसी में, फॉरेन करेंसी में स्पेंडिंग थ्रू अ डेबिट और अ क्रेडिट कार्ड और थ्रू ट्रेवलर चेक्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स। 10 लाख से ज़्यादा का आपने विदेशी खर्चा कर दिया देश के बाहर, तो फिर आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। FD या RD आपने कैश डिपॉजिट करके खोली 10 लाख से ज़्यादा की, तो इसकी इन्फॉर्मेशन बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि कंपनी या NBFC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेगा। अब आते हैं रिसीप्ट ऑफ कैश पेमेंट फॉर सेल बाय एनी पर्सन ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ एनी नेचर। अगर 2 लाख से ज़्यादा का आपने कैश पेमेंट रिसीव किया है,
तो फिर इसकी इन्फॉर्मेशन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंदर आती है, तो इसको इनकम डिपार्टमेंट कंसिडर करेगा। तो अगर आप इन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स में कवर्ड है तो फिर आपको अपने सीए से या अकाउंटेंट से या खुद भी आईटीआर भरते टाइम इसको डिस्कस करना है और इसको कंसिडर करना है कि ये इनकम या फिर ये खर्चा कहाँ से आया, या फिर इतना खर्चा किया है तो हमारी इनकम क्या इस खर्चे को कवर कर सकती है। 10 लाख की एफडी मैंने खुलवाई तो क्या मेरे पास 10 लाख की इनकम है, या फिर 10 लाख बैलेंस है उस इनकम से जो कि अकाउंटेड इनकम है या कि आईटीआर की इनकम है। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं आईटीआर भरते टाइम, कि यूजिंग इनअप्रोप्रिएट आईटीआर फॉर्म्स फॉर इनकम कॉम्प्लेक्सिटी। मान लीजिए मुझे गड़बड़ जो है आईटीआर मैंने गलत सेलेक्ट कर ली, मुझे आईटीआर भरनी थी 3 और भर दी मैंने 4, या फिर 4 भरनी थी तो मैंने 1 भर दी। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, जो एक्यूरेट आईटीआर फॉर्म्स हैं वही सेलेक्ट करें। जॉब ट्रांजिशन विदाउट प्रॉपर इनकम कंसोलिडेशन मेथड्स, वही केस हमने जो बताया था अभी कि आपने जॉब ट्रांजिशन किया, ट्रांसफ़र हुए, नई जॉब में गए और दोनों की इनकम को क्लबिंग नहीं करी अपनी आईटीआर के टाइम पे। और सीरियस वायलेशन होता है अगर आप फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो 271 AAD की पेनल्टी लग सकती है। अनडिस्क्लोज्ड अकाउंट्स और डेलिब्रेट इनकम ओमिशन की जो प्रैक्टिस है उस पर भी आपको इनकम टैक्स की पेनल्टीज लग सकती है। अब आपको नोटिस, अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर दिया या फिर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर दिया या आईटीआर में कोई गलती कर दी, अब नोटिस आपको आ जाता है स्क्रूटनी का। सबसे पहले तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का एक नोटिस आता है कभी कभी, उसमें कहते हैं कि आपने एक दिक्कत जो है, आपने एक गलती करी है, इसको करेक्ट कर लीजिए वरना आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगी। तो अगर आप उसको रिटर्न को दोबारा करेक्ट करके अपलोड करते हैं तो वो रिटर्न इनवैलिड रिटर्न मान के एक्सेप्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आप ये डिफेक्ट रहता है, आप फिर भी आपका कोई रिटर्न में डिफेक्ट रह जाता है और या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि कोई आपकी रिटर्न में या तो आपने इनकम कम दिखाई है या फिर कोई एस्केपमेंट किया है या फिर कोई दिक्कत है जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सस्पिशियस लगता है, तो नोटिस भेजेगा। अब नोटिस का रिस्पॉन्स किस तरह से करना है, सबसे पहले तो आपको अपने लॉगिन, जिस चीज़ की भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लॉगिन बना हुआ है, चेक करना है। उसमें जाके अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सबसे ज़्यादा प्रोफाइल में सबसे पहले चेक करना है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो भी नोटिस की डिलीवरी मानी जाती है वो आपकी ईमेल पे मानी जाती है या फिर आप पोर्टल के थ्रू मानी जाती है या फिर आपके घर में आएगा। घर में तो सबसे लेट आता है, तो ईमेल के थ्रू आपके पास सबसे पहले नोटिस की इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बिना गलत ईमेल पड़ी होगी तो वो सही टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी और आप उसका टाइमली रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। तो आपको अपनी ईमेल आईडी अपडेट करवानी है। उसके बाद जब नोटिस आ जाए उसको प्रिंट करिए, प्रिंट करवा लीजिए और उसको पढ़िए। सबसे पहले तो पैन नंबर पढ़िए और हर नोटिस पे एक DIN, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर पड़ा होता है, उसको ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है, कि वो वैलिड है। अगर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं पड़ा है तो फिर आप उस नोटिस को चैलेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक एक पॉइंट जो नोटिस में दे रखा है उसको पढ़ना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। उस इन्फॉर्मेशन को आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तैयार करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप चाहें तो पहले कंसल्टेंट से मिल सकते हैं, कोई भी CA होगा आपका, उससे मिलके अपना डिस्कस करें, लेकिन टाइमली डिस्कस कर लें, क्योंकि उनको भी, जो आपके प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, उनको भी एक समय चाहिए होता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। लास्ट डेट पे अगर आप जाएंगे तो आपका केस एडजमेंट की तरफ ही घिसेगा, सही से आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। जी, आप एनालिसिस करें और उसके बाद प्रॉपर ड्राफ्ट रिप्लाई बनाएं और ड्राफ्ट रिप्लाई सबमिट कर दें टाइमली। अगर आप टाइमली सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो एडजमेंट लेके दोबारा सबमिट करें नेक्स्ट ड्यू डेट पे। अब आते हैं रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में हैं तो फॉर्म 16,
और सैलरी स्टेटमेंट चाहिए एम्प्लॉयर से। अगर रेंट एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के प्रूफ चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, कैपिटल गेन से रिलेटेड है तो कैपिटल गेन की डिटेल्स चाहिए। नोटिस किस कैटेगरी में आ सकते हैं? अगर आपकी रिटर्न में कोई ऐसी डिफेक्टिव है, मान लीजिए आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट बेची और वो आपने अपने ITR में नहीं दिखाई, तो इसका नोटिस आ जाएगा 139(9) में कि आपके 26 एस में ये इनकम आ रही है, आपने ये शो नहीं करी। या फिर कोई आपने ऐसी इनकम है जो कम शो करी है, तो इनकम 26 एस में और ITR में डिफरेंस है, ऐसा करके नोटिस आपको 139(9) का इशू हो जाएगा। आपको उसको करेक्ट कर लेना है। अब 143(2) स्क्रूटनी का भी नोटिस आ सकता है। स्क्रूटनी का नोटिस फुल स्क्रूटनी हो सकती है, पार्शियल स्क्रूटनी भी हो सकती है। और अगर आप को 144 का बेस्ट जजमेंट का भी नोटिस आ सकता है। अगर आप इसका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपको पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं और साथ साथ आपको इंटरेस्ट लगेगा, वो अलग। तो रिस्पॉन्स करना है आपको टाइमली। सबसे पहले तो आपको नोटिस पढ़ना है। नोटिस में ड्यू डेट लिखी होती है, उस ड्यू डेट से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उस ड्यू डेट से पहले ही आपको प्रोफेशनल के पास जाना है, उसको बता देना है ताकि वो प्रॉपर रिप्लाई फाइल कर दें। अब कंप्लायंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। 26 AS, AIS, TIS, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसको आप प्रॉपरली एनालिसिस करें कि AIS, TIS में क्या क्या इनकम आपकी आ रही है। अगर कोई इनकम गलत आ रही है तो आपको उसको कंप्लायंस पोर्टल पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, उसको सही करवा सकते हैं। अगर बाकी इनकम सही आ रही हैं तो आपको इसको कंसिडर करें, कहाँ से आ रही हैं, क्या चीज़ है, प्रॉपर उसको ITR में इंक्लूड करें। तो आपको बस ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ताकि आपकी ITR में कोई मिस्टेक्स होने से पहले ही आप उसको सुधार लें, जिससे कि आपको नोटिस की दर पे नहीं आना पड़े या फिर आपके दरवाजे में नोटिस ना आए। ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।